तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की कंटिन्यूटी में थर्ड कंपोनेंट फूड का है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए हैं और प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन कर ली है। अब हम करेंगे फैट्स या लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन। अब जैसा कि हमने देखा कि जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं फैट्स के, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हुए, जो एंजाइम चाहे वो पेंक्रियाज के थे, चाहे वो इंटेस्टाइन के थे, और साथ में फैट्स के लिए जो बाइल जूस में बाइल साल्ट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो टाउरोक्लेट हो चाहे वो ग्लाइकोलेट हो, तो उनके कारण ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स जो बने फैट्स के, वो बने ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स। ये तो प्रोडक्ट्स मेन हैं। इसके अलावा डाइग्लिसराइड्स भी कुछ रह जाते हैं और कुछ ट्राइग्लिसराइड्स, लेकिन ये बहुत कम है। ये जो ग्लिसरॉल बनेगी ये सिंपल डिफ्यूजन से एंटर कर जाएगी विलस सेल्स में और वहाँ से फिर वो चली जाएगी ब्लड में। जो ये फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के हैं। एक तो हैं शॉर्ट चेन और दूसरे हैं लॉन्ग चेन। थोड़ा सा मैं आपको ये फैटी एसिड्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, और जैसे जैसे ये एलिफैटिक चेन जो है ये इंक्रीज करती है इसकी लेंथ, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है फैटी एसिड की वो पानी में कम होती जाएगी और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर हम एक फैटी एसिड्स का फार्मूला लिखें तो ये है RCOOH। ये एलिफैटिक ग्रुप है CH3 CH2 CH2 CH2, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एंड पे प्रेजेंट है। अब ये जो R है ये अगर हम सिंपल ले एक कार्बन तो ये बन जाएगा CH3COOH और ये होगा एसिटिक एसिड। और जैसा कि केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा है हमने, जो CH3COH है ये है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का हम डाइल्यूट एसिटिक एसिड बनाते हैं, 5% बनाते हैं, 10% बनाते हैं, या रिसर्च में भी एसिटिक एसिड कई रिएक्शंस में यूज़ होता है, तो वो वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ जो है इसमें CH2s ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे तो ये एलिफैटिक चेन जो है, कार्बन चेन जो है, वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वाटर में सॉल्युबिलिटी फैटी एसिड की कम होती जाएगी। ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हैं वो कुछ हद तक वाटर सॉल्युबल हैं, और जब वो वाटर सॉल्युबल होंगे तो इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफ्यूजन से हो जाएगी। एज ए रूल वाटर सॉल्युबल है तो वाटर में चले जाना चाहिए, लेकिन फैटी एसिड्स को डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में बाइल साल्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं या वो काम करते हैं, चाहे सोडियम ग्लाइकोलेट हो चाहे वो टाउरोकोलेट हो। तो क्योंकि शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो हैं वो कुछ हद तक वाटर सॉल्युबल हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन बड़ी कम होती है। अब रहे लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड जो हैं इनको एब्जॉर्ब करवाने में बाइल साल्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। अब बाइल साल्ट्स में हमें मालूम है कि एक तो इसमें पोलर ग्रुप है और दूसरा नॉन पोलर है। एक हाइड्रोफिलिक है और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोफोबिक मीन्स
वाटर में वो सॉल्युबल नहीं है। अब जो फैट्स बनेंगे, ये चाहे वो फैटी एसिड है चाहे ये मोनोग्लिसराइड है, इसको ये बाइल साल्ट्स जो हैं एनट्रैप करेंगे। और ट्रैप कैसे करेंगे? तो जो ये वाला पोर्शन है ये तो है, और ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। तो जो फैट मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लैक मैंने डिनोट किया है, ये है या तो फैटी एसिड है या मोनोग्लिसराइड है। ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये इस मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेंगे, जिससे कि जो फैट सॉल्युबल पार्ट है वो फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड की तरफ होगा, और जो वाटर सॉल्युबल है वो बाहर की तरफ होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं मिसल्स। ये जो मिसल्स हैं इसका जो डायामीटर है ये तकरीबन 25 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है, और ये जो बाइल साल्ट्स यूनिट्स हैं जो इस मॉलिक्यूल को, फैट मॉलिक्यूल को, चाहे वो फैटी एसिड है या मोनोग्लिसराइड है, जो इसको सराउंड करते हैं, तो ये नंबर ऑफ बाइल साल्ट्स यूनिट्स जो हैं जो इसको सराउंड करेंगे, ये 20 से लेके 50 तक हो सकते हैं एक मिसल में। ये मिसल जो हैं, ये जो एपिथेलियल सेल है किसका, विलस का, वो मिसल जो हैं इस फैट ग्लोब्यूल को यहाँ पे ले आएंगे, और जैसे ही ये एपिथेलियल सेल के साथ टच करेगा तो ये जो फैट ग्लोब्यूल है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल जो है वो फैटी लेयर जो है, जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें पीएलपी मॉडल अगर हम लें, लिपिड बाई लेयर है, तो उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है, और जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा तो ये सेल के अंदर आ गया। ये बाइल साल्ट्स जो हैं ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सिर्फ फैट ग्लोब्यूल ही एब्जॉर्ब होगा, बाइल साल्ट्स नहीं होंगे। अब ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये फिर वापस जाएंगे, एक और मॉलिक्यूल को सराउंड करेंगे, और फिर उसको फिर उसी तरह सेल सरफेस पे लाएंगे, छोड़ेंगे उसको, फैट ग्लोब्यूल एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वापस जाएंगे। इसको हम कहते हैं फेरिंग एक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स। ये फेरी करते हैं, जैसे बोट जो है वो एक एंड से लोगों को लाती है, यहाँ छोड़ती है, फिर बोट वापस जाएगी, इस साइड के लोगों को लेके वहाँ छोड़ेगी, फिर वहाँ वाले लोग जो यहाँ आने हैं उनको, तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ये नहीं कि बोट आई और लोगों को छोड़ा और वहीं रह गई, फिर तो कई बोट्स चाहिए। तो ये जो बाइल साल्ट्स का ये जो मिसल बनेगा, ये अपने फैट ग्लोब्यूल को इस सरफेस पे छोड़ेगा, उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा वो, क्योंकि फैटी लेयर में वो सॉल्युबल है। फिर ये मिसल्स वाले जो बाइल साल्ट्स हैं वो वापस जाएंगे, एक और मॉलिक्यूल को लेंगे, और इसको हम कहते हैं फेरिंग एक्शन। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंपली डिज़ोल्व नहीं होते, ये जो फैट मॉलिक्यूल है ये जब विलस सेल को टच करेगा तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाएगी और ये इसमें चला जाएगा, और उसके बाद इसको फिर ड्रिंक किया जाएगा। प्रोसेस को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, और ये फिर एपिथेलियल सेल जो विलस का है उसमें आ जाएगा। तो बार बार ये ऐसा होगा, तो फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड ये एपिथेलियल सेल जो विलस के हैं उसमें आ जाएंगे, और डाइग्लिसराइड्स और कुछ ट्राइग्लिसराइड जो रह जाएंगे उनको मिसल जो हैं वो फेरी नहीं करते। ये आपने ख्याल रखना है कि मिसल जो हैं वो सिर्फ
फैटी एसिड्स को, खासकर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को और मोनोग्लिसराइड्स को ही फेरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइग्लिसराइड्स या कोई ट्राइग्लिसराइड रहेगा उसको वो फेरी नहीं करते। अब जैसे ही विलस सेल में ये जो फैटी एसिड्स हैं या मोनोग्लिसराइड्स हैं, अब ये जो फैटी एसिड्स हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो हैं सेल के अंदर, फैटी एसिड जो हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो हैं कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। अब ग्लिसरॉल तो डिफ्यूज़न से आ गई थी लेकिन वो ब्लड में एब्जॉर्ब करवा दी थी। अब वो ग्लिसरॉल कहाँ से आएगी? तो ग्लिसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से ही मोनोग्लिसराइड्स, फिर डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। एक फैटी एसिड होगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 होंगे तो डाइग्लिसराइड और 3 होंगे तो ट्राइग्लिसराइड, तो ये ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। तो इस सेल में, विलस सेल में डी नोवो सिंथेसिस जो है बायोसिंथेसिस ग्लिसरॉल की होगी, जिससे कि वो फैटी एसिड उसके साथ अटैच हों और ट्राइग्लिसराइड बन सकें। अब ये डी नोवो बायोसिंथेसिस क्या होती है? डी नोवो होती है शुरू से, बिगिनिंग से किसी चीज़ की सिंथेसिस होना। तो जो ग्लाइकोलिसिस है उसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना था। जब क्लीवेज हुई थी एल्डोलेज के कारण फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट की, तो हमारे पास 2 ट्रायोजेस बने थे। एक बना था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है DHAP, और ग्लिसरॉल का फार्मूला क्या है? CH2OH, CHOH और CH2, ये है ग्लिसरॉल। तो जो पहला स्टेप जो होगा, ये जो ग्लाइकोलिसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो 2 हाइड्रोजन्स ऐड करेगा। तो ये तो हो गया NAD प्लस, रिड्यूस्ड NAD, एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो डिहाइड्रोजिनेज है ये निकोटिनामाइड एडेनिन रिड्यूस्ड जो है, अपने आप ये ऑक्सीडाइज होगा और ये 2 H जो हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये बन जाएगा CH2OH, CHOH और CH2OP। ये बन गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की जब फॉस्फेट रिमूव होगा तो हमारे पास ग्लिसरॉल बन जाएगा। तो ये डी नोवो बायोसिंथेसिस ग्लिसरॉल की हो जाएगी। अब एक बार ग्लिसरॉल की बायोसिंथेसिस हो गई तो ये ग्लिसरॉल जो है इसमें 3 फैटी एसिड जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा, फैटी एसिड्स हैं RCOOH, ये R1, ये R2 और R3COOH। ये R1, R2, R3 जो है वो लॉन्ग एलिफेटिक चेन है, CH3, CH2, 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 CH2 करके ऐसे 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 1 2 3, 1 2 और ये 3, और ये बचा CH2O, COR1, CHO, COR2
और CH2O Cr3, तो ये ट्राईग्लिसराइड बन गया। वैसे ही मोनोग्लिसराइड के साथ एक फैटी एसिड अटैच होगा तो वो डाइग्लिसराइड बनेगा, दो होंगे तो वो ट्राईग्लिसराइड जो है वो बन जाएगा। अब जब ये ट्राईग्लिसराइड जो हैं विरल सेल में बन गए, ये बनेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक है रफ और एक है स्मूथ। तो स्मूथ पे तो ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस हो गई फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन्स बनाएगा और ये जो ट्राइग्लिसराइड्स बने हुए हैं ये प्रोटीन्स इनको एनकेस कर देंगी, सराउंड कर देंगी। अब ये जैसे ही ये इनको प्रोटीन एनकेस करेंगी ट्राइग्लिसराइड्स को, तो वो जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है फैट्स की ये ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी ख़त्म हुई, ये ट्राइग्लिसराइड्स एनकेस्ड इन प्रोटीन कोट, जिनको हम काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स बने विलेज सेल्स में, उनका जो ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए ये काइलोमाइक्रोन्स जो हैं, सबसे पहले तो जो इंटरस्पेस है विलेज सेल्स के बीच में उसमें जाएंगे और उसके बाद ये लैक्टील्स में जाएंगे। लैक्टील्स से फिर ये लिम्फ वेसल्स में जाएंगे और ये लिम्फ वेसल जो हैं ये ग्रेटर वेन्स जो हैं नेक रीजन की उसमें खुलेंगे और फिर ये ब्लड में आ जाएंगे। अब ब्लड से फिर इसका ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट साइट्स पे। ये तो होगी एब्जॉर्प्शन की बात। जैसे ही फैट्स का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हुई, तकरीबन 95% बाइल साल्ट्स जो कि फैट्स के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो खुद भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बाइल साल्ट्स एब्जॉर्प्शन जो होगी वो होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल एंड के आसपास और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू होने पर। तो ये जो बाइल साल्ट्स हैं, जैसे कि हमें पता है कि ये दो तरह के हैं, नॉन कंजुगेटेड और कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स। कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स वो बाइल साल्ट्स हैं जो कि ग्लाइसिन या टॉरिन के साथ मिलकर ग्लाइकोलेट या टॉरोकोलेट बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ग्लाइकोलेट और टॉरोकोलेट बन जाएगा। नॉन कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स वो बाइल साल्ट्स हुए, ऐसे बाइल साल्ट्स जो कि ना तो ग्लाइसिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना ही टॉरिन के साथ वो कंजुगेटेड। अब ये जो कंजुगेटेड या नॉन कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स जो हैं, इनमें मेन रोल जो है वो कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स का ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में है। इसलिए कुछ नॉन कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होंगे सिंपल डिफ्यूजन से। इंटेस्टाइन में नॉन कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा है
ब्लड में कम है। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे नॉन कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी डायरेक्टली इनटू ब्लड। जो कंजुगेटेड बाइल साल्ट्स हैं, चाहे वो ग्लाइकोलेट हैं चाहे वो टाउरोकोलेट हैं, क्योंकि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, तो जैसे ही डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फैट्स की ख़त्म हुई तो बिल्कुल टर्मिनल एंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला, उसमें वो एब्जॉर्प्शन जो है वो शुरू होगी। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो पहला रीजन है वो ड्यूडेनम है, दूसरा जेजुनम है और ये इलियम है। तो ड्यूडेनम में और जेजुनम में इनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होती। इलियम में जो टर्मिनल एंड है, ये जो रीजन है, इसमें इसकी बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसलिए ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगी वो कैरियर मीडिएटेड होगी। तो जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन हुई थी, वैसे ही तकरीबन एक कैरियर होगा, उसके साथ ये बाइल साल्ट्स अटैच होंगे और फिर वो सोडियम को ट्रांसपोर्ट के कारण, सोडियम भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और बाइल साल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इसलिए बाइल साल्ट्स का जो ट्रांसपोर्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलस सेल्स हैं और उससे फिर ब्लड में, वो होगा को ट्रांसपोर्ट सोडियम और बाइल साल्ट्स का को ट्रांसपोर्ट। तो 95% के आसपास ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बाकी जो है वो इजेक्शन उनकी हो जाएगी। अब ये जो 95% बाइल साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हुई, ये फिर लीवर में जाएंगे और लीवर से फिर ये ड्यूडेनम वाले पोर्शन में बाइल जूस के साथ आ जाएंगे और फिर डाइजेशन होगा फैट्स का और साथ साथ में उनकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी। तो ये एक सर्कल बनेगा कि बाइल साल्ट्स जो हैं वो इलियम के टर्मिनल एंड से एब्जॉर्ब हुए, फिर वो लीवर पे पहुँचे, लीवर से फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुए और गॉल ब्लैडर से फिर वो बाइल जूस जो है उसके साथ वो फिर इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन के लिए आ जाएंगे। तो एक ये साइकिल बनता है और बार बार बाइल साल्ट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये सारे के सारे बाइल साल्ट्स एक्सक्रीट हो जाएं तो हर रोज़ लीवर को बाइल साल्ट्स जो हैं वो बनाने पड़ेंगे, उसके लिए एनर्जी भी यूज़ होगी। इसलिए एक ये साइकिल बनता है, बाइल साल्ट्स लीवर में बने, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस के साथ स्टोर हुए, फिर जब फैटी फूड जब हम खाते हैं तो उसके साथ वो बाइल जूस जो है जब वो सिक्रीट होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फैट्स का डाइजेशन होगा और उसके साथ साथ उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो फिर ये बाइल साल्ट्स तकरीबन 95% अपने आप भी ये
एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ये एब्जॉर्प्शन जो है ये कैरियर मीडिएटेड है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद जो फूड है जो बचा, जिसको हम काइम कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की, और ये एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है वो है कोलन। ये पार्ट कोलन का जिसमें कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन सोडियम की हो रही है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव कोलन। तो एब्जॉर्प्टिव कोलन में सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और जैसे ही ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होके सेल्स में जाएगा तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको कंपेंसेट करने के लिए क्लोराइड आयन जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब एक और चीज़ जो है वो इस पार्ट में होगी कि जैसे ही ये क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब होंगे, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से सोडियम हुआ तो क्लोराइड इसको फॉलो करेगा। तो साथ साथ में कोलन में ही बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो सिक्रीट होंगे, और बाइकार्बोनेट्स आयन इसलिए सिक्रीट होंगे कि वो बैक्टीरियल एक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो एसिडिक होंगे, तो उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बाइकार्बोनेट आयन जो है वो सिक्रीट होंगे। और उससे क्या होगा कि जब बायोकार्बोनेट आयंस नेगेटिव जो हैं वो सिक्रीट होके कोलन में आएंगे तो क्लोराइड आयन जो हैं वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जब भी क्लोराइड और सोडियम एब्जॉर्ब होगा, वाटर विल फॉलो इट। तो साथ साथ में ये वाटर एब्जॉर्प्शन भी साथ साथ हो जाएगी। उसके बाद जो कोलन का नेक्स्ट पोर्शन जो है उसको हम कहते हैं स्टोरेज कोलन। इसमें फूड का वो पार्ट स्टोर होगा जिसका डाइजेशन भी नहीं हो सका और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकी। वो पार्ट जो है वो स्टोरेज पोर्शन में कोलन के स्टोर हो जाएगा और उसके बाद उसकी इजेशन हो जाएगी। लेकिन जो स्टोरेज पोर्शन है इसमें भी वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो होती है, और स्टोरेज पोर्शन में, स्टोरेज कोलन में जितनी देर ये मटेरियल अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर रहेगा उतना ही वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए जिन लोगों में आदत होती है वो स्टूल का पैसेज जो है वो अपनी लेजीनेस के कारण या किसी भी कारण उसको स्टूल को पास नहीं करते हैं, और जब स्टूल पास नहीं होगा तो वो सारे का सारा स्टोरेज रीजन में लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि उस पोर्शन से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए वो पोर्शन जो है जिसको स्टूल की फॉर्म में हम पास करते हैं, इजेस्ट करते हैं, वो जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। जब किसी चीज़ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो वो सॉलिडिफाई करना शुरू कर देगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा, और उस कारण ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाती है। तो एक फिक्स टाइम पे स्टूल पास करना एक हैबिट होती है और उस हैबिट को कंटिन्यू करना चाहिए, वरना उस इंडिविजुअल में, चाहे वो बच्चा हो
चाहे वो बड़ा हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हमेशा रहेगी। और उसके बाद फिर इजेशन जो है वो होता है। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और अमीनो एसिड की, जो चीफ कंपोनेंट हैं हमारे फूड के। अब क्योंकि फैट्स की बात की मैंने, तो हम साथ साथ में फैट्स के मेटाबॉलिज्म का भी स्टडी करेंगे।